नमस्ते बच्चों, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा बिहार बोर्ड में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं गोधूली भाग 2 यानी 10वीं क्लास का निबंध, ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं लेकर के। इसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पाठ में भी हमने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है और पूरे पाठ से बनाया हुआ है, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सके। तो आइए हम लोग पाठ को देखते हैं। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रश्न क्या क्या बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अच्छा, आपको याद के लिए हम बता दें, ये छपरा तो आपको याद ही होगा, छपरा बिहार का एक जिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला जिला छपरा से सटा हुआ बलिया पड़ता है। बिहार में छपरा आपको जिला पड़ता है, जबकि छपरा से सटा हुआ बलिया जिला पड़ता है और राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है, आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण दोनों पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा डी लिट की उपाधि भी मिली है। ठीक है, तो डी लिट की उपाधि के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जरूर याद रखिए कि साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण पुरस्कार आलोक पर किसके लिए मिला? आलोक पर्व के लिए मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध किस प्रकार का निबंध है? क्योंकि निबंध भी कई प्रकार के निबंध होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आगे जाएंगे तो आपको निबंधों के प्रकार भी मिलेंगे। हम उन सब चीजों पे अभी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप शुरुआती अभी इस तरह के निबंध को पढ़ना शुरू किए हैं। आप चाहें तो साहित्य गंगा चैनल पे जा करके बहुत सारे निबंध है, आप देख सकते हैं, उस पर हमने वीडियो बनाया हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। अगला प्रश्न बनता है कि शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कुटज, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमने यहाँ पर शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कुटज, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को उठाया है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन में सबसे महत्वपूर्ण है और इससे कई बार प्रश्न कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। एक तो याद रखिएगा कि शिरीष के फूल और अशोक के फूल, फूल दोनों हैं। अगर फूल से प्रश्न बने तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है। कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यह अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे इससे एक प्रश्न बनता है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो यह आपकी पाठ्यपुस्तक में ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से यह निबंध लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? तो आपने जन्म देख लिया कि 1907 में हुआ है, निधन 1979 में 19 मई को हुआ है। अब हम लोग पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो नाखून का बार बार बढ़ना किसका प्रमाण है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। वास्तव में यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि नाखून जो इंसानों को पहले के समय में होते थे, तो इंसान इन्हीं नाखूनों से अपनी रक्षा करते थे। वृत्ति मने गुण होता है, पाश्विक मने पशु का, ये उसी का गुण है। ये नाखून पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। चूँकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में ये भी चर्चा किया है, और आप भी साइंस अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि साइंस की यानी विज्ञान की एक थ्योरी के अनुसार जिन अंगों का उपयोग करना हम बंद कर देते हैं, वह अंग धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद या तो छोटे हो जाते हैं
या फिर धीरे धीरे वो गायब होने लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि लाख वर्ष पहले मनुष्य नाखून का प्रयोग किस प्रकार करता था, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि आदिकाल में या सभ्यता के शुरुआत में मनुष्य नाखून का प्रयोग किस प्रकार करता था। तो उस वक्त मनुष्य अपना जीवन रक्षा हेतु अस्त्र के तौर पर नाखून का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में द्विवेदी जी ने किसे मनुष्यता के विरोध में माना है। मनुष्यता क्या है? मनुष्य का जो गुण है वही मनुष्यता है, और ये जो नाखून बढ़ रहे हैं वह किस प्रकार से मनुष्यता के विरोध में है। अब नाखून यहाँ पे किसको वो कह रहे हैं, यहाँ पे बात को उन्होंने घुमा दिया है। निबंध में यही चीजें होती हैं, यही कला होती है कि बातों को घुमा करके लिखा जाता है। तो प्रश्न को फिर से समझिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में द्विवेदी जी ने किसे मनुष्यता के विरोध में माना है। तो अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति को। अब अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति को मनुष्यता के विरोध में क्यों मानते हैं कि चूंकि मनुष्यता का गुण क्या है, ये भी प्रश्न हम आपको चर्चा करेंगे। तो उस मनुष्यता के गुण के विपरीत अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति। अब अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति क्या है? नाखून भी एक प्रकार से अस्त्र है, और उसके जगह पर बहुत बड़े बड़े अस्त्र बनाए जा रहे हैं जिससे कि मनुष्यता का अंत हो रहा है। कैसे? नागासाकी और हिरोशिमा का भी चर्चा होती है। परमाणु बम से सीधे शहर का शहर गायब हो गया, कभी नाखून से तो नहीं गायब हो सकता था। इस तरह से दिन पर दिन एक से एक घातक हथियार बनाने का विरोध करते हैं, और अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति को द्विवेदी जी ने पशुता का निशानी माना है कि पशुओं का गुण है। अगला प्रश्न बनता है कि द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। तो संयम, संवेदना, जिसके अंतर महसूस करने की क्षमता होती है, संवेदना हो गया, श्रद्धा, तप और त्याग के कारण मनुष्य पशु से भिन्न है। यह चीज भी उन्होंने पाठ में लिखा है। पाठ में आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न बनता है कि इस निबंध में एक बूढ़े की चर्चा है, और वो बूढ़ा कौन है। तो देखिए, बूढ़ा कौन है, तो एक तो बूढ़ा जो है यहाँ पर समझ में आता है कि महात्मा गांधी है ना। वह बूढ़ा कोई और नहीं, महात्मा गांधी है। दूसरी तरफ महात्मा गांधी अपने देश की जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसी को आगे बढ़ाते थे, उसी के हिसाब से चलते थे। जो अच्छी चीज़ें हैं, यानी अहिंसा की बात करते थे, हिंसा माने मारपीट होता है, अहिंसा माने उसका विलोम हो गया। अहिंसा की बात करते थे, सत्य बोलने का बात करते थे। रोजगार को लेकर के भी उन्होंने तरह तरह के विचार दिए हुए, शिक्षा और संस्कृति पे भी अपना उन्होंने विचार रखे हुए। तो उन्हीं की यहाँ पे चर्चा है। तो एक तरफ देखा जाए तो यह बूढ़ा जो है एक पुरानी सभ्यता का भी प्रतीक निकल के आता है। वो बूढ़ा कौन है? अगर महात्मा गांधी का ऑप्शन है तो आप महात्मा गांधी पे टिक लगा लीजिए, नहीं तो आप पुरानी सभ्यता कह करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पाठ से 1 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं लगभग यही हैं। इसके अलावा इस पाठ से कुछ कठिन शब्द जो हैं उनका अर्थ आता है। कि जैसे पहला प्रश्न बनता है कि सहजात वृत्ति क्या है, माने सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो सहजात वृत्ति का अर्थ होता है कि सहजात वृत्ति माने गुण, जो जन्म के साथ ही गुण उत्पन्न हो, यानी जन्म से ही आदमी को वह गुण मिलता है, वह सहजात वृत्ति कहलाता है। फिर दूसरा आता है कि अनुवर्तिता का क्या अर्थ है। अनु माने पीछे, ठीक है। तो पीछे पीछे चलना या किसी का अनुसरण करना, अनुसरण भी वही हो गया, अनुवर्तिता है। फिर इस पाठ में एक शब्द आया हुआ उत्स। उत्स का क्या अर्थ होगा? तो उत्स का अर्थ होगा स्रोत या मूल या उद्गम, यानी जहाँ से कोई चीज़ निकलता है, या फिर किसी किताब से कोई बात लिया गया है तो वो वहाँ पर उत्स का प्रयोग भी किया जाता है कि यहाँ इसका उत्स ये है। फिर अगला है सर्वस। सर्वस माने सब कुछ। और इसी प्रकार से एक अंतिम बनता है आत्मतोषण। आत्म माने अपना होता है, तोषण माने संतुष्ट, यानी अपने आप को संतुष्ट करना ही आत्म तोषण है। इस प्रकार से यह शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होता है। हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी कि
कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 4-4 विकल्प क्यों नहीं दिए हैं। क्योंकि 4 विकल्प देने से क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय जो चीज़ आपके सामने बार बार टकराती है वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। और अगर हम 4 विकल्प देंगे तो चारों विकल्प में एक ही सही होगा, 3 गलत विकल्प भी दिमाग में बैठ सकते हैं। ऐसा भी होता है, जिसके कारण परीक्षा में सही विकल्प ढूंढने में आपको कठिनाई हो सकती है, या आप सही विकल्प होते हुए भी हो सकता है कन्फ्यूजन में आप गलत कर दें। इसीलिए हम 4 विकल्प वाले पे जल्दी नहीं जाते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये दिमाग में आ जाएगा कि इन बातों की चर्चा है। अगर प्रश्न कोई भी पूछा गया तो वहाँ पर आप सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ये चीज़ पढ़े थे, हाँ यहाँ पर इस प्रश्न में ये 4 विकल्प में ये वाला मैच करता है, इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, 3 को छोड़ देंगे। चूँकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जिनमें 4-4 ऑप्शन होते हैं वो जानबूझकर कन्फ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इस तरह से याद करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद ही आप उस पर जाया करिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने साथी सहपाठियों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप और भी आगे की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप साहित्य गंगा चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। वैसे भी हम नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पर एक सारांश का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हमने। आप चाहें तो उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं कि उसमें किन किन चीज़ों पे चर्चा हुई है निबंध में। हम फिर आगे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।